तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, ज़ोकिंग यहाँ पर ये जो ग्रेट बर्ड किंगकिन थे, उसके ऊपर बैठ करके निकल जाता है एक क्षेत्र की तरफ, नॉर्थ वेस्ट की तरफ शायद से, जहाँ पर वो एक प्रजाति को पूरी तरह से खत्म करने जा रहा था। अब आगे तो देखो, जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है ना सीसिलियन काउंटी का, वहाँ पर 4 प्रीफेक्चर्स हैं। एकदम वेस्ट में चले जाओ, एकदम पश्चिम में तो ट्रैंक्विलिटी प्रीफेक्चर है, जहाँ पर वेस्टर्न फ्रंट का वॉर भी चल रहा था। नॉर्थ साइड में है आईसी टाइडफॉल प्रीफेक्चर, जहाँ पर भी वॉर तगड़ा चल रहा था। और इनके बीच में फंसा एक क्षेत्र था रेनफील्ड प्रीफेक्चर। यहाँ पर बेसिकली बारिश भी अच्छी खासी होती थी और पानी का भी अच्छा सोर्स था, तो ये थोड़ा धुंधला मतलब धुंध वाला क्षेत्र रहता ही था। और इसी के आसपास एक और प्रीफेक्चर था जिसको कि हम एनलाइटनमेंट प्रीफेक्चर कहते हैं, जहाँ पर बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं जिन्हें कि एनलाइटनमेंट हाईलैंड्स कहा जाता है। और यहाँ पर रहते थे एक मतलब पहाड़ी जो क्षेत्र था 50,000 किलोमीटर में फैला हुआ, फुल स्पिरिट्स। ये लोग काफ़ी लंबे लोग होते हैं, मिनिमम समझ लो 15 मीटर के आसपास तो रहते ही हैं। बॉडी कल्टीवेशन में काफ़ी तगड़े होते हैं और ये डेमी मॉर्टल्स के काफ़ी करीब माने जाते हैं। इन्हें डेमी मॉर्टल्स अपना ब्लड वगैरह भी देते हैं, जिसकी वजह से इनके ब्लड लाइन में भी थोड़ा चेंजेस आ गया। इनके पंख हो गए हैं बेसिकली, मतलब कि ये उड़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि इनका हाइट काफ़ी बड़ा है तो पूरी तरह से तो नहीं उड़ सकते, हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत ऐसा भागने के समय कुछ काम आ सकता है। और डेमी मॉर्टल्स इनको सपोर्ट इसलिए करते थे क्योंकि ये जो प्रजाति थी ना फुल स्पिरिट, ये लोग एल्केमी में और वेपन फोर्जिंग वगैरह में मास्टर लोग थे। तो इन पहाड़ी क्षेत्रों में ना बहुत सारे आपको ऐसे एल्केमी के वर्कशॉप, फिर सेपरेट बोल सकते हो जो फोर्जिंग एलिमेंट्स जो होते हैं उनके वर्कशॉप वगैरह आपको आराम से मिल जाएंगे, और वो भी हज़ारों में। और ये पैसे ज़्यादा नहीं मांगते थे, लेकिन जब से ये वॉर शुरू हुआ था ना भाई, ये लोग बहुत ज़्यादा पैसा मांग रहे थे। और इस दौरान क्या हो रहा था ना कि जो ब्रांच चीफ थे, 4 ब्रांचेज हैं बेसिकली यहाँ पे, ये लोग इनका जो एंसेस्ट्रल माउंटेन टेम्पल है वहाँ पर मीटिंग कर रहे थे कि हमें चार्ज तो करना पड़ेगा, तभी तो हमारा स्टांस क्लियर होगा डेमी मॉर्टल्स को। मुझे नहीं लगता कि इस क्षेत्र पे अब ह्यूमंस का राज रहने वाला है। और इस मंदिर क्षेत्र में 2 स्टैचूज़ को दिखाया जाता है। एक तो फुल स्पिरिट वाली प्रजाति का ही इनका जो एंसेस्टर होगा, पूर्वज उनका था। दूसरा जो था किसी डेमी मॉडल के ओरिजिनल एंसेस्टर का था, जहाँ पर ना इनको उनके आसपास बहुत सारे पिल्स, स्पिरिचुअल फ्रूट्स वगैरह रखे हुए थे। वो दिखाता है कि यार देखो टेम्पल इनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये वाला। लेकिन फिर ये बोलते हैं मार्केट सियाओ की वजह से, मतलब क्योंकि इनका शायद उनसे रिलेशन अच्छा है, तो हमें कुछ सप्लाईज तो भेजना पड़ेगा, क्योंकि इन सैकड़ों सालों में मार्केट सियाओ ने हमारी काफ़ी मदद की है। तो सबको पता चलना चाहिए हर एक प्रजाति को कि हम फुल स्पिरिट जो हमारे पर एहसान करता है उसे बोलते नहीं है, लेकिन हम ज़्यादा पैसा मांगेंगे थोड़ा, तो डेमी मॉर्टल्स को लगे कि हम उनके सपोर्ट में हैं और थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे देंगे। तो चारों ब्रांच वाले ना सेम डिस्कशन कर रहे थे कि हाँ मुझे भी लगता है ये सही है, लेकिन इनको क्या पता था इस दौरान प्रेशर इन चारों के ऊपर पड़ने लगता है, आसपास की जमीन हिलने लगती है, क्योंकि पूरा जो क्षेत्र था ना, यहाँ पर 30,000 मीटर की पक्षी यानी कि द ग्रेट बर्ड किन पहुंच चुकी थी। और पक्षी को फर्क भी नहीं पड़ता इनके डिफेंसेस क्या है, उसकी ऑरा की वजह से ना जो 2 टेम्पल में स्टैचूज थे वो भी एक्सप्लोड कर जाते हैं, और एक पंजा मारती तो पहाड़ भी यहाँ का आसपास का ढहने लगता है। उसके ऊपर एक बंदा बैठा हुआ था व्हाइट स्वर्ड से इसका यूनिफॉर्म पहन करके। जितने भी लोग थे ना भाई 10 सेकंड तक, 10 सांस तक एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। जो एंसेस्ट्रल माउंटेन था ना जिसके अंदर ये मंदिर था, उसी को पूरा ये किन उठा लेती है। और चारों ब्रांच चीफ मतलब खून की उल्टी कर रहे थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। फिर इनकी नजर जाती है किन एक स्वॉर्ड से, तो उनमें से एक पूछता है कि सीनियर किन ये क्या है, इसका मतलब क्या समझे हम लोग कि आप हमारे एंसेस्ट्रल माउंटेन टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और भाई ये चारों ब्रांच चीफ मजाक नहीं थे, ये सभी स्पिरिट टॉप लेवल पे थे, लेकिन किसी का भी जो स्पिरिट टॉप बनता है ना, पहला वाला भी नहीं बना था, शायद जस्ट पहुंचे होंगे। और क्योंकि भाई जितना आप ऊपर लेवल में जाओगे कल्टीवेशन के, उतना टफ होती जाती है चीज़ें। और यही था कि फेलो डव्स किन क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो आप। और इस समय इन चारों के पीछे में मतलब थोड़ी दूरी पर एक लेक के आसपास में इनके जो वॉइड रिटर्निंग लेवल के पैट्रियार्स थे, ऑब्वियसली फुल स्पिरिट के एक मेन लीडर होंगे ना 4 ब्रांचेस के अलावा, तो वो आ जाते हैं जो कि वॉइड रिटर्निंग लेवल पे थे। उनकी आंखों में एक अलग ऑरा थी, टाओ की ऑरा बोल सकते हो। मतलब वो भी अपना प्रेशर रिलीज करते हैं, और बोल सकते हो बंदा सेकंड स्टेज में तो लगभग उसके ऊपर ही है, थर्ड स्टेज के हाफ लेवल तक शायद पहुंचा था। काफी शांत था। किन देखती उसकी तरफ और गाँव वाली एक आवाज दी थी जोकिंग, जो कि किन बर्ड के राइट हेड पर बैठा हुआ था, बोलता है 800 सालों में चारों ब्रांचेस ने बहुत सारे टोटल 18,931 रूलों का अवहेलना किया है, मतलब कि नहीं माना है। और पैलेस लॉर्ड ने डिमांड किया था कि जितने भी स्पिरिट रोब लेवल के लोग हैं, वाइड रिटर्निंग लेवल के, उन्हें वॉर में जाना है, तो कोई गया नहीं है, तो मैं आज वो पनिशमेंट देने आया हूँ। और जोकिंग की आवाज़ पूरे एनलाइटनमेंट हाईलैंड में गूंज रही थी।
आवाज़ आती है उस बंदे की फिर से पैट्रियार्ची की, हमारा जो प्रजाति है वो डैम इमॉर्टल के साथ अलाइन्ड है। हमने कोई इंसानों के साथ तो रोल नहीं तोड़ा है। तुम एक स्वॉर्ड से जो कि यहाँ पर आए हो, हमारे एंसेस्ट्रल माउंटेन को डिस्ट्रॉय किए हो, ये सही चीज़ तो नहीं है। तुम केओस क्रिएट करना चाहते हो, वैसे भी तुम लोग अभी फ्रंट लाइन में वॉर लड़ रहे हो, अलग प्रॉब्लम में हो। ज़ो इस दौरान किनकिन बर्ड की तरफ देखता है, सीनियर किनकिन आप एक्शन लीजिए, इस प्रजाति को ही खत्म कर दीजिए। किनकिन काफ़ी एक्साइटेड था या थी, जो भी बोल लो, था बेसिकली, क्योंकि मेल है कि यार बहुत टाइम हो गया, कुछ मजा नहीं है, किसी प्रजाति को निपटाया नहीं। कि जो किनकिन बर्ड होते हैं वो फियर्स माने जाते हैं, बहुत पहले से ही वो फियर्स होते हैं। आजकल ये शांत हो गया पक्षी, इंसानों की वजह से शांत था कि यार क्यों खून खराबा करना है। और उसके बड़े भाई जो कि साउथ फिनिक्स पे राज करते हैं, उन्होंने समझाया था इसको कि थोड़ा मतलब ज़्यादा फियर्स मत रहो, एंसेस्टर जो थे इनके, उनके बात को फॉलो मत करो, क्योंकि इंसान अच्छे होते हैं। लेकिन बड़े भाई ने ही बोला था कि एक बंदा आएगा, उसका तुम्हें हिफाजत करना है। अब वही रिक्वेस्ट कर रहा है, तो भाई अब ये कैसे मना कर सकता था। और उसका बड़ा भाई कैसे इस बंदे के साथ दोस्त बन गया, इस इंसान के साथ, उससे फ़र्क भी नहीं पड़ता था किन-किन बर्ड को। और बड़े भाई का शायद इस पे बहुत एहसान भी है, तो उनकी बात ये कैसे ठुकरा सकता था। और बड़े भाई का ये दोस्त है तो ऑब्वियसली, इसलिए किन-किन एक्साइटेड था काफ़ी, और काँव वाली आवाज़ निकलता है। अब जब उसकी ऑरा बढ़नी शुरू होती है ना, तो फुल स्पिरिट के पैट्रियार्च बोलते हैं रुक जाओ, रुक जाओ। लेकिन जब तक ये जो फुल स्पिरिट के पैट्रियार्च थे उनका शब्द आते हैं, तब तक वो लेट हो चुके थे। किनकिन एकदम टॉप स्पीड से बढ़ चुका था। नीचे की जमीन ऐसा लग रहा था मानो भूकंप आ चुका, वैसा हिल रहा था। शायद किनकिन की जो औरत थी, प्रॉब्लम ये भी था ना कि वो और ऊपर लेवल पे था, वर्ल्ड रिटर्निंग के थर्ड स्टेज के ग्रेट सर्कल पे। 5000 किलोमीटर के रेंज में जो भी है फुल स्पिरिट थे वो एक्सप्लोड कर जाते हैं। बस ऊपर से अगर कोई देखे ना तो खूनो खून दिख रहा था। किनकिन एक गहरी सांस लेता और पूरे ब्लड को बेसिकली डेवोर कर जाता है अपने 3 चोंचों से। तो कुछ समय तक चबाता भी है, उसके बाद निगल जाता है। इवन जो ब्लड वोमिट कर रहे थे, चारों ब्रांच चीफ भी कर रहे थे, वो भी सीरियसली इंजर्ड हो चुके थे। और दो के सामने तो अचानक से एक बड़ा सा मुंह प्रकट होता है, दोनों अंदर चले जाते हैं। किन-किन के लिए तो वो पॉपकॉर्न के समान थे। फुल स्पिरिट्स की अलग फट जाती है। 2 ब्रांच चीफ जो कि बच गए थे, थोड़े लकी थे, लेकिन उनकी अलग फट चुकी थी। फुल स्पिरिट के पैट्रियार्च जो थे काफी गुस्से में थे और किन-किन की तरफ बढ़ते हैं उसे ब्लॉक करने के लिए। लेकिन किन-किन और एक्साइटेड हो चुका था। 3 बार आवाज मारता है, काओ काओ काओ। मतलब पैट्रियार्च को इग्नोर मार देता है। 2 पंजे उसके आगे बढ़ते हैं और वो इस दौरान इस पक्षी के पीठ पे बैठ चुका था, क्योंकि किन-किन के लिए अब ये भोजन के समान थे बेसिकली। सो भी इधर अलग एक्साइटेड फील कर रहा था कि सीनियर अगर कुछ हेवनली पैलेसेस हो तो मुझे मिल जाए, तो नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं। किन-किन कुछ बोलता नहीं है, थोड़ा सा गुस्सा आ रहा होगा शायद, लेकिन फिर अपने बड़े भाई को याद करता है कि चलो यार, तो कुछ गोल्ड कोर कल्टीवेटर्स ज़ोकिंग के डायरेक्शन में भेज देता है। गोल्ड कोर्स भेजता, नॉट कल्टीवेटर्स। और बाकियों को तो भाई निगलते जाता है, नासेंट सोलिया जो भी थे, क्योंकि किन-किन भाई शेयरिंग में विश्वास नहीं करता था कि भाई मेरा खाना है तो मैं निपटा दूंगा। लेकिन तब तक अब फुल स्पिरिट के पैट्रियार्च सामने आ चुके थे और एक फीस्ट अटैक मारते हैं किन-किन की तरफ। पैट्रियार्च को भी पता था, देखो भाई किन-किन के सामने वो कमजोर तो है। एक 30,000 मीटर का लंबा हैमर बनाते हैं जो कि फुल स्पिरिट्स वालों का टैबू ट्रेजर था, जो कि किन-किन बर्ड की तरफ बढ़ जाता है और किन-किन ने राइट हिट से अटैक करता है। और जब ये हैमर उसके राइट हेड से टकराता है तो हैमर अपने आप पीछे हटने लगता है और किन-किन को और गुस्सा आ जाता है। अपने गर्दन को, राइट गर्दन को आगे बढ़ाता है हैमर पे अटैक करने के लिए, और लेफ्ट जो हेड था उसका वो पैट्रियार्च की तरफ पड़ता है। तगड़ा अटैक पैट्रियार्च को लगता है, वो इसको सस्टेन नहीं कर पाते और खून की उल्टी करने लगते हैं। और राइट हेड ना भाई एकदम गुस्से में और आ चुका था। बैटल काफी फेयर्स होते जाते हैं, ऑब्वियसली पैट्रियार्च भी भाई काउंटर तो कर ही रहे थे। और मिडिल हेड जो था ना वो ध्यान नहीं दे रहा था, वो बस डेवोरिंग पे ध्यान दे रहा था, जितने भी फुल स्पिरिट्स नीचे थे आसपास के एरिया में, जो बस शांति से चीजों को देख रहा था। और उसको समझ में आ रहा था कि किन-किन बर्ड कितना कैपेबल है ना, वो डेवोर कर रहा है, उसका माइंड अनस्टेबल हो रहा है। मतलब कि क्योंकि ये बर्ड्स जो होते हैं काफी फियर्स होते हैं ना, बहुत दिन से इसने शिकार छोड़ दिया था, नहीं तो भाई ये बर्ड होते ऑब्वियसली बहुत रूथलेस है। इस दौरान एक और फुल स्पिरिट के टैबू ट्रेजर का अटैक आता है, जो शायद इनके कोई वर्ल्ड रिटर्निंग एक्सपर्ट के डेड बॉडी से बना था। दूसरा इनका टैबू ट्रेजर था। पूरा 50 किलोमीटर का जो क्षेत्र था ना, वो पूरा टेम्परेचर वहाँ का बढ़ने लगता है। बेसिकली वो पिल फर्नेस के समान था, जिसमें हम पिल वगैरह उबालते हैं। किन-किन का मिडिल हेड इसे नोटिस करता है और मुंह में से एक अटैक मारता है बीम ऑफ लाइट का, और एक चीख तगड़ा मारता है, क्योंकि बर्ड्स क्राई करते हैं ना, तो वैसा वाला। और जो पिल था ना, अपने आप जो जायंट पिल था फर्नेस, वो पीछे हटने लगता है, लेकिन फिर भी काउंटर कर पा रहा था, मतलब किन-किन के उस इसेंस गॉड लाइट को। और गुस्सा आता है और एक और क्राई मारता है वो अपने गॉड लाइट का। फाइनली वो जो पिल फर्नेस है वो एक्सप्लोड कर जाता है। इस दौरान हैमर भी कोलैप्स कर जाता है। फुल स्पिरिट पैट्रियार्च को और गुस्सा आता है। उनको समझ में आता है कि इस मतलब बर्ड के पास गॉडलाइट आ चुका है, तब ये जो अपने एंशिएंट पावर है अपने पूर्वजों की, ये इस लेवल तक जगा चुका है। जो को लगता है यार खतरा पड़ रहा है, गोल्डन क्रो को प्रकट करता है और इसका डे ब्रेक लाइट चमकता है, इसको कवर कर लेता है इसका जो डे ब्रेक लाइट था, और फैलना शुरू होता है। ठीक है, किन-किन के गॉडलाइट के बराबर नहीं था, लेकिन भाई इफेक्ट सेम था। किन-किन का जो मिडिल हेड था ना, जू की तरफ देखता है, काफी खुश हो जाता है वो।
तो उसकी जो सोचने की क्षमता थी धीरे-धीरे फिर से वापस आने लगती है। क्योंकि देखो ऑब्वियसली अगर आप गॉड लाइट की पावर को यूज़ कर रहे हो तो हो सकता है कि आपका माइंड डिस्टर्ब होने लगे। शायद आपकी पावर लेवल बॉडी का उस लेवल पे ना हो। तो केन-केन बर्ड भी शांत हो जाती है। इस दौरान ज़ू को प्रोटेक्ट करती है। साथ में अब तीनों खोपड़ियाँ जो उसकी थी फुल स्पिरिट के पैट्रियार्च की तरफ देखने लगती हैं कि अब हो गया भाई जो खाना खाना था, अब मेन बंदा ये है, इसको निपटाते हैं। लेकिन तभी किन-किन कुछ तो फील करता है और आसमान की तरफ देखता है। इस मौके का फायदा उठाते हैं पैट्रियार्च, थोड़ा पीछे हट जाते हैं और वो भी रिस्पेक्ट दिखाते हैं आसमान की तरफ। आसमान में 3 लोग प्रकट होते हैं, 2 पुरुष थे और 1 महिला थी, 2 नर और 1 मादा। सभी ने देखो सफेद कपड़े पहने थे और स्किन तो बोल लो भाई एकदम बर्फ के समान। ऑफ कोर्स भाई ये डेमी मॉर्टल्स थे और इनका ऑरा आराम से किन-किन बर्ड के बराबर था। मिडल में जो मादा थी यानी फीमेल, वो किन-किन की तरफ देखती कि किन-किन तुम हमारे साथी लोगों को क्यों डिवोर कर रहे हो। अब किन-किन ने क्या किया था ना, ज़ोकिंग को अपने पंखों से कवर कर लिया था, तो ज़ोकिंग को रिवील करता है। ज़ोकिंग जाता उससे क्या करना है। लेकिन इसके गॉड लाइट से वो घिरा हुआ था, तो मतलब प्रोटेक्टेड था कि वो 3 लोग जो आए थे भाई ऑब्वियसली वो वॉइड रिटर्निंग में भी शायद 3rd स्टेज पे थे, तो बहुत पावरफुल ऑरा ज़ू पे पड़ रही थी। उनके सामने तो ज़ोकिंग एक चींटी के समान था ना, एक बग था कि है ये बंदा, इसको तो जानते भी नहीं थे, बस ड्रेस से पहचान जाते हैं अच्छा स्वॉर्ड से इसका बनता है। इस दौरान किन-किन का लेफ्ट और मिडिल हेड जो था ना वुमेन को इग्नोर करता है। किन-किन का ये था देखो ज़ोकिंग से कि तुम बात कर लो भाई, इसमें मेरा कुछ नहीं है। तो अब क्योंकि किन-किन पूरा फोकस ज़ोकिंग पे करवा रही थी, तो उन तीनों का डेमी मॉर्टल्स का भी ध्यान ज़ू पर आता है। ज़्यादा कुछ इंप्रेसिव तो दिख नहीं रहा था। मिडिल वुमन जो थी डिवाइन विल से एक मैसेज भेजती है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर सीसिलिंग काउंटी के स्वॉर्ड से इस पैलेस का बंदा हमारे मतलब बेसिकली जो सपोर्टेड प्रजाति है उनको मार रहा है। 800 साल का पैक्ट टूट रहा है हमारा फिर आप लोगों के साथ, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंसानों के द्वारा किया गया कुकृत्य। अब ज़ू का भी जो जेड था ना, जैसे वो मैसेज भेजती है लेडी तो वाइब्रेट करने लगता है, वो इग्नोर कर देता है। उसने पूरा प्लान सोच लिया था रास्ते में आते हुए कि उसको करना क्या है। और वो बोलता है ठीक है मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ। जो करेक्शन डिवीजन में गॉड को इम्प्रेजन किया गया था ना, सीधा उसके बारे में बोलता है। हमारा कैपिटल अभी टैबू ट्रेजर से प्रोटेक्टेड है। वो जो गॉड है ना, वो शायद इंसानों को उतना डेवोर ना करे जिसको आप लोगों की वजह से आज़ादी मिल गई है। जो भी गॉड क्लोन की बात कर रहा था ज़ूकिंग, लेकिन वो भाई डेमी मॉर्टल्स में पावरफुल लोग हैं ना फिलहाल अभी, तो वो उन्हें डेवोर करने में उसको मजा आएगा। क्या ये सही है आप लोगों के लिए? तीनों डेमी मॉर्टल्स का चेहरा एकदम डार्क हो जाता है कि भाई कितना मुंह बजा रहा है ये लौंडा। फीमेल जो डेमी मॉर्टल थी ज़ूकिंग की तरफ देखती है, अच्छा इतने छोटे से कल्टीवेशन के साथ तुम हमारे से ऐसे बात करोगे? तुम्हें समझ में भी आ रहा तुम क्या कह रहे हो? बदले में जवाब आता है बिल्कुल मुझे पता है। मुझे ये भी पता है कि हमारे जो 2 मेन फ्रंट लाइन वॉर चल रहा है वहाँ पर सप्लाई की कमी है। लोग मर रहे हैं वहाँ पर भूख से, बैटल में फिर पिल्स वगैरह नहीं मिल रहे हैं और सप्लाई हमें जल्दी चाहिए, नहीं तो होली टाइड आर्मी अंदर तक घुस आएगी। लेकिन आप लोग जो हैं मतलब ये लोग ये दाम बढ़ा रहे हैं भाई, ऐसा थोड़ी चलेगा। वो कमांड मेडेलियन दिखाता है गोल्डन लाइट वाला, जो कि पैलेस लॉर्ड का था ना ऑब्वियसली, उन्होंने ज़ू किंग को दिया था। तो डेमी मॉर्टल की तरफ देखता है, मैं ये सब डीलिंग नहीं करता लेकिन मेरे पास फुल अथॉरिटी है, तो मैं पूछ सकता हूँ कि क्या तुम लोगों में इतना हिम्मत है? किन-किन इस दौरान ज़ू किंग की तरफ प्राउड नजरों से देखता है कि यार ये लौंडा। ज़ू किंग जो था वो कामली मतलब जो भी चीजें बताता है एकदम शांति से एकदम प्यार से बोलता है, लेकिन हल्का सा उसकी आंखों में क्रेजीनेस को भी देखा जा सकता था। क्योंकि भाई इतने सालों में उसने जो एक्सपीरियंस किया है ना, तो इतना फ्रेंडली नहीं हो पाता था ज़ू किंग, लेकिन फिर भी अपने बड़े भाई चेनेरन्यू वगैरह से सीख के थोड़ा बहुत तो हो गया था और नेगोशिएशन करना भी सीख गया था। देखो गॉड फिंगर से किया था इसने, उसके पहले वो जो एंशिएंट एम्पर क्या थे, वो एम्पर एंशिएंट स्पिरिट थे, उनसे भी नेगोशिएट किया था। तो ज़ू जब बोल करके शांत हो जाता है। ये जो तीनों डेमी मॉर्टल कल्टीवेटर्स थे, के चेहरे पर एक शिकन को देखा जा सकता था। क्योंकि देखो बात ऐसी है कि भाई डेमी मॉर्टल सोसाइटी में भी इन तीनों का अच्छा हाई पोजीशन है। भाई वॉइड रिटर्निंग लेवल के कल्टीवेटर तो अच्छे ही होते हैं। और तो सीधा धमकाता है ना कि अगर वो जो फ्री कर दिया वो जो गॉड सील है वो जो, तो फिर क्या होगा इन लोगों के साथ? डेमी मॉर्टल सोसाइटी भी पूरी खत्म हो जाएगी। तो ज़ू का यही था कि क्या आप लोगों में हिम्मत है? थोड़ा समय इस दौरान बीत जाता है। जो फीमेल लेडी थी डेमी मॉर्टल, वो बोलती है तुम पहले इंसान हो कि हमें डरा रहा है और इतने कल्टीवेशन बेस लो होने के बावजूद। देखो तुमने परेशानी तो यहाँ क्रिएट की है फुल स्पिरिट्स वगैरह के साथ, बट तुम्हारा मेन मकसद था कि हम बाहर आए। अच्छा खेला है तुमने, बहुत शातिर हो। तो फिर बोलते हैं चलो ठीक है अपने डिमांड्स बताओ। तो बोलता है देखिए मेरा डिमांड कुछ नहीं है, मैं बस नेगोशिएशन करना चाहता हूँ। और काफी सीरियसली जो बोल रहा था एकदम मतलब सिंसियर हो जैसे कि। डेमी मॉर्टल फीमेल बोलती है कि अच्छा ठीक है तो नेगोशिएशन है, तो ठीक है तुम्हारी रिक्वेस्ट एक्सेप्टेबल है। और जो बोलते हैं देखिए हम दोनों के बीच में जो मतलब हमारी प्रजातियों के बीच में जो अलायंस है वो रहेगा। पैलेस लॉर्ड कॉन्ग का जैसा रूल है वैसा ही आपको फॉलो करना है। तो तीनों मान भी जाते हैं, लेकिन इस दौरान वो लीडर बोलती है कि लेकिन तुम यहाँ पर अब स्लॉटर नहीं कर सकते। और जो फिर अब उसको फर्क भी नहीं पड़ता था। और तीनों अब जो डेमी मॉर्टल्स थे ना स्पेस खोलते और जाने लगते। लेकिन जो फीमेल थी ना वो ज़ू का नाम पूछ लेती है, तो थोड़ी देर सोचता है, लगता है छिपा हुआ के क्या मतलब है। ये लग अगर इन्फॉर्मेशन चाहेंगे डेमी मॉर्टल्स तो उन्हें मिल ही जाएगा।
तो फिर भी अपना नाम बता देता है ज़ैंग शेयुन। क्योंकि ज़ू कुछ भी हो जाए ना बहुत चौकस आदमी था कि खुद से पता करेंगे वो अलग चीज़ है। अभी पूछ रहे हैं नहीं बताऊँगा। इस दौरान ज़ू नाम बताता है और उधर जो एक एरिया था काउंटी कैपिटल का वहाँ से एक टॉप स्पीड में बंदा बहुत तेज़ी से इधर बढ़ चुका था। ऑब्वियसली लेफ्टिनेंट गवर्नर थे और इस दौरान वो भी बोलते हैं ज़ू को कि ज़ैंग शेयुन तुमने ये सही नहीं किया। तुम डेमी मॉर्टल्स के साथ ऐसे व्यवहार कर रहे हो। पैलेस लॉर्ड से मुझे तुम्हें तुम्हारी रिपोर्ट करनी पड़ेगी। और उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर एक मतलब कि माफ़ी वाला लुक दिखाते हैं तीनों डेमी मॉर्टल्स को कि ज़ैंग शेयुन थोड़ा ज़्यादा ही व्याकुल हो गया था, उसने ये चीज़ें कर दी, लेकिन बैटल खत्म होने के बाद जो भी है हम भरपाई कर देंगे। इस दौरान हालांकि वो लोग भी बोलते हैं कि इस ह्यूमन में बहुत पोटेंशियल है, ये हमको धमका रहा था लेफ्टिनेंट गवर्नर। और उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं कि ज़ैंग शेयुन माफ़ी मांग लो। ज़ू भी देखता है और रेस्पेक्ट दिखा देता है ऐसा मुंडी झुका करके और बोलता है कि मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि आपको मालूम है मैं बहुत सिंसियर था, क्योंकि बैटलफील्ड में सिचुएशंस काफ़ी ख़राब है, तो उम्मीद है कि आप लोग मुझे माफ़ कर देंगे। हालांकि वो जवाब तो नहीं देते, स्पेस रिफ्ट की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन वो जो फीमेल डेमी मॉडल थी ना उसका एक्सप्रेशन बदलता है, वो खून की उल्टी करती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ देखती है, फिर ज़ूकिंग की तरफ। ज़ूकिंग की तरफ देखकर हैरान थी, ज़ूकिंग का एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदलता है। बेसिकली कुछ मैजिकल टेक्निक्स लेडी ने यूज किया था जोकिंग पर और वो बैकलैश कर गया था, फेल हो गया था। इवन लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैरान हो जाते हैं। हालांकि ये फीमेल भी कुछ कहती नहीं है क्योंकि देखो डेमी मॉर्टल्स में वो मैट्रियार्च लेवल पे है और इस लेडी को फील क्या होता है ना कि मानो कोई इसे देख रहा हो थोड़ी समय के लिए, ऐसा भी ये फील करती है। तुरंत स्पेस में चली जाती है और यहाँ से निकल जाती है। इसके बाद जो फुल स्पिरिट के पैट्रियार्च थे वो थोड़ा पीछे हट जाते हैं, की तरफ देखते हैं, गवर्नर की तरफ देखते हैं और गवर्नर इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर उसको बोलते तुमने बहुत बड़ा रिस्क लिया था। किंग के इस दौरान मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर को की तरफ देख करके काँव करके बोलती है क्योंकि उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि उसके बड़े भाई का दोस्त को कोई क्रिटिसाइज करे, क्योंकि वैसे भी जोकिंग की वजह से उसको अच्छा खासा खाना मिल गया था भाई। जो इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर को थैंक्स बोलता है आने के लिए, मतलब इनका बातचीत चलता है और वो भी कहते हैं यार उसमें क्या है, मैं वैसे भी सी सीलिंग काउंटी का ही पार्ट हूँ तो इतना तो चलता है। तो देखो फुल स्पिरिट का 40% पॉपुलेशन तो खत्म हो चुका था, जो कि बोल सकते हो एक बड़ा इनके लिए ब्लो था। अब जो यहाँ से निकल जाता है, मतलब जो भी है चीजें डिस्कस तो हो ही चुका था और अपने मतलब डिविजन्स में जो भी उसको वॉइस मैसेजेस भेजने थे वो भेज देता है कि रिसोर्सेस आके कलेक्ट कर लो अब फुल स्पिरिट की प्रजाति से और बाकी भी जो अलग अलग प्रजातियां हैं। और जब तक ये स्वord से इस पैलेस लौटता है 3 दिन बीत चुके थे और इस समय जितने भी जो अलग प्रजाति के लोग थे वो अलग ही, उनके अंदर भय का माहौल था, खास करके जब से उनको पता चल गया था कि फुल स्पिरिट के साथ क्या हुआ था। इवन डेमे मॉर्टल्स वगैरह को भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा था। तो सभी लोग जिस चीज में भी वो महारथी थे, या खाना हो गया, एल्केमी हो गई, फोर्सिंग हो गई, या जिस तरह से वो हेल्प करते हैं मतलब स्वॉर्ड सेजेस की। और जो को ये सब चीज़ों की आदत थी क्योंकि उसने ये चीज़ें कहीं ना कहीं अपने भाई चेन एर्न्यू से सीखा था, यानी कि कप्तान से। क्योंकि जब जॉम्बी वाले वॉर में भी ये लोग गए थे जिन्होंने खतरनाक कांड कर दिया था सी जॉम्बिस के साथ, और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे कांड किए हैं, जैसे आप देख लो मुंडे ब्रेक पर जो किया, या स्वॉर्ड सेज का जो कंपटीशन हुआ था, या ऐसा यूनिट सी का जेलर बनना, बहुत सारी चीजें थी। फिर किन किन बर्ड का इसका साथ देना, वो बहुत सी चीजें दर्शाता था। ये न्यूज निंगियान को पता चलता था वो और बोलते हैं यार लोगों को तो पता ही नहीं है कि जो ने और क्या किया। नाइट शेड का गॉड चाइल्ड भी बना है, टेनेंट्रल ट्री को इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, हेवनली डाओ का बाप बन चुका है वो, होली टाइड का एक हाई रैंकिंग ऑफिसर बन सकता था वो, लेकिन भाग गया वहां से। किंग क्यू को भी जब ये पता चलता वो भी अचंभित हो जाती कि यार कौन है ये। को ये भी पता चलता ना कि जोकिंग साउथ फेनिक्स का है, लेकिन ऐसा भरोसा नहीं होता है। मतलब अब इसके अंदर में डायलेमा चल रहा था कि क्या ये वही बंदा तो नहीं है। जोकिंग इससे रिपोर्ट्स वगैरह मांग रहा था, ये अलग विचारों में थी। जो पूछता क्या कुछ बात है क्या, बोलती नहीं नहीं मैं आपको रिपोर्ट्स तुरंत देती हूँ। जो कि एक सेविका हो ये ऐसा बिहेव करती थी, मतलब पूरा रिपोर्ट बनाना, तैयार करना, सब चीजें। फिर से उसकी आंखों में एरोगेंस आ जाता था, लेकिन सूकिंग की बात को कभी वो मना नहीं कर पाती थी, या मना करती नहीं थी जो भी बोल लो। तो ये जो कहानियां थी ना, जो भी बोलो, फुल स्पिरिट्स को जोकिंग ने कैसे पूरा सप्रेस कर दिया तो वो फैलना शुरू होती है। तो फेमस होना अपनी जगह की बात है, लेकिन वो इफेक्ट अलग पड़ता है कि जोकिंग की वजह से जो अलग प्रजातियां हैं उन्होंने सप्लाई देना शुरू कर दिया था, और जो भी प्रजाति थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे करती फिर उनके साथ कांड हो जाता था। जैसे कि वाटर माइनिंग जो प्रजाति थी ना, उन्होंने 1,80,000 सी स्पिरिट सेलिंग पिल्स वगैरह भेज दिए थे, 3 बैटलफील्ड मैजिकल डिवाइसेस भेजे थे। वैसे अलग अलग प्रजातियां भेजना शुरू कर चुकी थी। जैसे कि फुल स्पिरिट वालों ने भी लगभग 1 करोड़ के आसपास हाई क्वालिटी के मेडिसिनल पिल्स भेजे थे, फ्री ऑफ चार्ज, वो भी मतलब बिना पैसे के। किंग की और शौक थी जैसे जैसे वो पढ़ रही थी, जोकिंग को इधर रिपोर्ट्स बता रही थी कि इन्होंने इतना भेजा, इन्होंने इतना भेजा है। फिलहाल देखो ये अब जोकिंग के साथ ही काम करती थी सेक्रेटरीट डिवीजन में, तो उससे भी काफी एक्सपीरियंस हो रहा था। उसको समझ में आ रहा था कि जोकिंग जो कर रहा है ना, जोकिंग के जो एक्शंस हैं एकदम परफेक्टली फिट हैं, जैसा कि पैलेस लॉर्ड कॉन्ग को चाहिए था। नहीं तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है अगर भाई सप्लाईज वगैरह टाइम पे नहीं पहुंचते। इधर अलग बगावत चल रहा था, जो वैसे तो पसंद तो नहीं करती थी ये जोकिंग को, लेकिन एक वो आ रहा था ना, एडमिरेशन आ रहा था जोकिंग के लिए कि क्या बंदा है यार, इतनी चीजों को पुल ऑफ कर लेना इतनी कठिन सिचुएशन में वॉर के।
भाई नॉर्मल बंदा तो नहीं कर सकता है। मुझे लगता था कि मैं रुतलेस हूँ, लेकिन ये बंदा तो इसके पास कब कहाँ पे कैसे काम करना है, कहाँ पे कूल हेडेड होना है, कहाँ पे नेगोशिएशन चाहिए, बहुत सारी चीज़ें। अब ज़ू को थोड़ी पता था कि इनकी वो क्या सोच रही है। पूरा रिपोर्ट वोपोर्ट बताती है, फिर से बोलता है अच्छा फुल स्पिरिट्स अभी भी हमको पूरे पिल्स नहीं दे रहे हैं। क्योंकि मैंने देखा था उनके पास बहुत सारा स्टॉक्स था, उनको बोलो और देने के लिए, लेकिन पूरा सुखाना नहीं है उनको, और बदले में पेमेंट भी हम देंगे, फ्री में नहीं चाहिए हमको। फिर ये कुछ घोस्ट वर्ड वगैरह के बारे में बात करता है किंग से, तो भी बोलता है ना, किंग तुरंत मान लेती थी यस सर। इस दौरान ये बाहर जाती है कुछ काम से, मतलब जो किंग जैसे बोलता है रिपोर्ट्स वगैरह जो भी इकट्ठा करने। दरनिंग यान अंदर आता है, बताता है अर्जेंट मैसेज सेक्रेटरी जनरल। जो देखता है, जब उसकी तरफ देखता है तो एक बार को निंगयान कांप जाता है। कोई एम्बेसडर आए हैं वुड स्पिरिट से मिलना चाहते हैं। इस दौरान जोकिंग का जो जेट मिशन था ना, जेट स्लिप, वो वाइब्रेट करता है। स्कैन करके देखता है तो ऑब्वियसली ये आवाज थी इनकीपर की, यानी कि जो ओल्ड मैन थे। जोकिंग मैंने दूसरा ग्रुप ला लिया वुड स्पिरिट का वॉर एफर्ट में ज्वाइन करने के लिए। जो तुरंत उनसे मिलने चाहता है, क्योंकि ऑब्वियसली देखो वुड स्पिरिट भी क्या अलाइज है ह्यूमंस के, और पैलेस लॉर्ड ने भी उनको एक अच्छा खासा जगह दे दिया था। हालांकि नॉर्मली वो शांत रहते थे। ये लोग जा रहे थे मार्किस याओ, जो नॉर्दर्न फ्रंट पे बैटल लड़ रहे हैं ना, वहां पर, और मिलवाता है जोकिंग को, मतलब ये जो ओल्ड मैन थे इनके पर, जो वुड स्पिरिट के ग्रैंड एल्डर थे उनसे। वो भी बताते हैं यार कि देखो वो शायद कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू कर चुके थे, और अब वो बैटलफील्ड में जाने के लिए तैयार थे। तो उनका सीधा था कि अब मैं पीछे नहीं हट सकता, मेरा ब्रेक थ्रू हो चुका है, शायद वर्ड स्पिरिट पे पहुंच चुके थे। जोकिंग को बोलते तुम हमारे ऑगस्ट स्पिरिट हो, बट तू उस समय समझ नहीं पाता उसका मतलब क्या है। और वर्ड स्पिरिट्स देखो काइंड होते हैं नेचर में, और तो कोई एल्डर शायद ये वर्ड रिटर्निंग लेवल पे पहुंच चुके थे या जो भी, लेकिन एकदम प्यार से बात करते हैं जोकिंग से। तो वर्ड स्पिरिट भी कैम्बल खेल रहे थे। उनका ये था कि भाई अगर जीत गए ह्यूमंस तो उनको और फायदा हो, उनका फ्यूचर और सिक्योर हो जाएगा। अब उसके बाद जब ये लोग चले जाते हैं तो ओल्ड मैन यानी इनके पर से जोकिंग की बात होती है। जो पूछता है कि क्या वो अभी भी कल्टीवेशन में, तो ये बताते हैं हाँ उसे थोड़ा और टाइम लगेगा, उसके बाद उसका पावर लेवल भी अच्छा खासा ऊपर जाएगा। जू को ज़्यादा बात करने की आदत तो थी नहीं, तो अब इनके पर बोलते तुम कुछ पूछना चाहोगे उसके बारे में, कि मतलब वो कहाँ से आई है, क्या उसका पास है जो भी। बोलता मैं वो आपसे क्यों पूछूंगा, वो जब ठीक हो जाएगी तो मैं उससे पूछ लूंगा। अब इनके पर को गुस्सा तो आता है, लेकिन अब वो क्या ही बोलेंगे। लेकिन जू भी तुरंत दिमाग लगाता है, दिमाग या जो भी, कि आप अप्लाई वगैरह जा रहे हैं ना, उसके साथ आप भी चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सुन करके इनकीपर खुश हो जाते हैं कि जोकिंग इन पर इतना ट्रस्ट करता है कि, और फिर ये भी बताते हैं कि देखो मैंने वो जो सप्लाईज है जो भी शिपमेंट उसको सील कर दिया अपने इसेंस मैजिक से, और मैं पूरा ध्यान रखूंगा। अब जो यहाँ से फिर निकल जाता है इन्हें रिस्पेक्ट दिखा करके, और इनकीपर सोचते हैं नॉट बैड, लड़का सही है ये। धीरे धीरे 3 दिन और निकल जाते हैं। सप्लाईज जो थे ना अलग अलग प्रजातियों के, वो आते जाते हैं और बैटलफील्ड में जोकिंग भिजवाते जाता है। जोकिंग आगे खड़ा था इस दौरान, निंगयान लेफ्ट में और किंग राइट में थी। किंग मतलब क्या ही रेस्पेक्ट उसके मन में आ रहा था जोकिंग के लिए, लेकिन जो एविल घोस्ट था इसकी जो ऑटोमेशन कि अरे किंग क्यों फाइट कर रही है दिमाग में, मुझे मालूम है तेरे दिल में क्या चल रहा है, मुझे मालूम है तो यही सोच रही है ना कितना अमेजिंग है, कितना इनक्रेडिबल है ये सेक्रेटरी जनरल जो, और दिखने में भी अच्छा है, नॉर्मल है। इस दौरान किंग गुस्से में बोलती तू चुप ही हो जा, जब वहां पे हम गए थे टेनेंटल स्ट्री पे तो तुझे इसको मारना था, बहुत सारी चीजें। अभी तुझे जब से पता चल गया कि जोकिंग का जो स्पिरिट ऑटोमेशन है तुम्हारी बात सुन सकता है, तो तुम जोकिंग के बारे में बस अच्छा अच्छा बोलते रहती हो। हालांकि जोकिंग को कुछ नहीं पता था फिलहाल कि क्या चल रहा है इस लड़की के दिमाग में, और स्पिरिट ऑटोमेशन क्या कर रही है। अब किंग अपने विचारों में खोई हुई थी ना, जोकिंग इस दौरान से पूछता कि मुझे थोड़े इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो देख रहा था एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर की तरफ कि फॉरबिडन बाय द गारमेंट में क्या चल रहा है जो इनजस्टिस प्रीफेक्चर में, और दूसरा फॉरबिडन बाय द ज़ॉम्बी जो कि एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर में, वहां पर क्या चल रहा है। हमारे पास आधे घंटे का समय, मुझे पूरे रिपोर्ट चाहिए। किंग तुरंत बिल्कुल आपके ऑर्डर को फॉलो किया जाएगा। और अभी उसके बाद जब ये बाहर जाने लगती है अपने कमरे में जहाँ पर रिपोर्ट बनाई है जो भी, तो इसकी जो स्पिरिट ऑटोमेशन थी वो बोलती है हो गया अभी तो, कि नहीं नहीं ये वो, और तुरंत उसके बात मान लिया कि फिर से उसको डांटती कि शांत बैठो, मैं बस एक्टिंग कर रही हूँ और कुछ नहीं। और इस दौरान थोड़ी देर तक वो वहीं खड़ी रह जाती है। तो बोलता क्या हो गया तुम्हें, तो बोलती है हाँ मैं जा रही हूँ, और यह निकल जाती है। तो फिलहाल हम स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं, और मिलते हैं फिर कल सुबह एक नया एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एनल कमिस्ट ए के मुसाफिर विदा लेता हूँ।